आवाज आ रहा है बच्चा? ऑनलाइन मोड का बच्चा बताओ। आज का सुनाई पड़ रहा ज्योग्राफी? रोज लोग केमिस्ट्री आता है रोज। 83 ओनली। आज ठीक है, चलो बढ़िया है। बता बच्चा, क्या पढ़े थे हम लोग? सीपीसी भी निकाल लिए थे, है ना? चलो आगे देखा जाए बेटा। अगला हमारा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बता बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना? इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा? सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर अगर डबल होगा तो वॉल्यूम हाफ होगा, वॉल्यूम अगर हाफ होगा तो प्रेशर डबल होगा। वॉल्यूम 1/4 जाएगा अगर, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये घटेगा, है ना बेटा? तो इसके लिए अगर दिखाएं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो ये एरो मार्क क्या दिखा रहा है बेटा? कि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब क्या है बेटा? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो इसमें हमारा ऐसा एरो मार्क, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, है ना? अब क्या है बेटा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो देखो भाई, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में हमारा P proportional to 1/V means PV equal to constant is the graph for rectangular hyperbola। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बेटा ऐसे बनता है ना। तो देख बेटा, अब तक जितने ग्राफ देखा हम लोगों ने, उन ग्राफ में पहली बार एक ग्राफ आया है कर्व। इसके पहले सारे ग्राफ थे बेटा स्ट्रेट लाइन में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सम्मान देना पड़ेगा इनको। अब तक कोई स्लोप व्लोप की बात नहीं किया बेटा हम लोगों ने, है ना? थोड़ा स्लोप की बात कर ले इसकी। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं इस ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप क्या कहेगा बोलो? डीपी अपॉन डी बोलेगा। तो देखते बेटा, अगर P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, तो कैन आई से P इक्वल टू कांस्टेंट K बाई V। तो कितना हो गया बेटा? माइनस K बाई V स्क्वायर। इस वाले को पुट करो तो क्या हुआ? माइनस P बाई V। बोलो बेटा, है ना? मतलब जिस वाले पॉइंट पे तुम्हें निकालना है बेटा स्लोप, उसी पॉइंट के प्रेशर और उसी पॉइंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। जो डिवाइड कर लोगे उसी का नेगेटिव हो जाएगा बच्चा स्लोप, है ना? अब इसी पॉइंट से बच्चा अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो कहेंगे ये जो हमारा एंगल है बेटा थीटा, वही ये tan थीटा है ना? इधर से एंगल बोलोगे बच्चा तो प्लस कर लेना, इधर से एंगल बोल रहे हो तो माइनस, इधर से बोल रहे हो तो प्लस। ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, है ना? तो बोल तो बेटा, अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, है ना बेटा? तो बोल तो बेटा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इक्वल टू वी डेल पी अपॉन डेल वी, है ना बेटा? माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी। ठीक, इसको पुट किया जाए तो देखो बच्चा ये क्या आ जाएगा? प्रेशर पी, है ना? सेंस फील करो इसका। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज ए कांस्टेंट यूज्ड फॉर इलास्टिसिटी। किसी चीज को दबाओ वापस अपने शेप में आ जाए, दैट इज द फीलिंग ऑफ इलास्टिसिटी, है ना? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस की इलास्टिसिटी उसकी प्रेशर पे डिपेंड करती है ना? मतलब जितना ज्यादा हाई प्रेशर पे गैस होगा बेटा, उतना ज्यादा वो इलास्टिक होगा। बोलो, ये कहना चाहता है ना ये? ठीक है। अब चलो बात करें बेटा वर्क डन बाय गैस। तो देखते बेटा, वर्क डन बाय गैस की बात करें तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, है ना? P को लिख दिया हमने बेटा एनआरटी बाई वी, है ना? डीवी इंटीग्रेशन। चल बच्चा, एन आर
और टी बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। बच गया हमारा क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी फ्रॉम v1 टू v2। तो फॉर्मूला हो गया बेटा एन आर टी एल एन v2 बाई v1। ये फॉर्मूला हो गया बेटा हमारा वर्क डन बाई गैस का, है ना। क्या हम इस एनआरटी को p1 v1 बोल सकते हैं बेटा, और p2 v2 यही बोल सकते हैं, और v2 अपॉन v1 को हम p1 अपॉन p2 ही बोल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं बच्चा, है ना। ठीक है, अब बात करें बेटा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देख बच्चा, टेम्परेचर हमारा इस बार है ना कांस्टेंट, तो टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट है बेटा तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा ना, बोलो। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, है ना बेटा। तो अगर कहें हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन्हें कहोगे डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। बोल बेटा, ठीक है बेटा, है ना। अब कहें मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना बेटा। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ये ना था बेटा, बोलो। अब बोलना चाहते हैं टी कांस्टेंट, तो सीटी हो गया ना। तो देख के बताना बेटा, टी अगर मैं कांस्टेंट करूं तो dt कितना, जीरो। लेकिन dq तो जीरो नहीं है, dt जीरो है, तो ये इनफाइनाइट हो गया ना, है कि नहीं। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट, है ना। अब क्या देखा बेटा हमने, आइसोकोरिक के लिए सीवी आया था, आइसोबारिक के लिए सीपी आया, यहाँ इनफाइनाइट आ गया ना बेटा। इसका मतलब गैसेस की हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है ना। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए, हमने जो सिचुएशंस चूज किए, उन सब में मोलर हीट कैपेसिटी को हम कह रहे हैं जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। बट कीप इन माइंड कि ये नेगेटिव भी आता है बेटा कभी कभी। थोड़ी सी बात ये अजीब लगती है, लेकिन ये फैक्ट ऐसा होता है ना, कि बॉडी को हीट दो और उसका टेम्परेचर कम हो जाए। मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव का मतलब यही हुआ बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव बेटा, मतलब हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ गया। तो मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हीट दिया और टेम्परेचर घट गया, है ना बेटा। हीट निकाला और टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना बेटा। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि प्रोसेस में पी और वी का कैसा इक्वेशन है। जैसे कि मैं तुमको बताया था ना, मोलर हीट कैपेसिटी सी बराबर सीवी प्लस पी बाई एन डीवी अपॉन डी, पता है ना बेटा। अब P और V और N को हम ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं बेटा कि वो वैल्यू नेगेटिव में CV से बड़ी आ जाए, है ना। अगर वो नेगेटिव में CV से बड़ी आ गई तो वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव ना, बोलो। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो गैसेस के लिए कहना मोलर हीट कैपेसिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, चलो इसको लिख लो। अच्छा हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात, एक और ध्यान देने वाली बात, डेल क्यू इक्वल टू NC/dt इस्तेमाल करते हो ना बेटा, बोलो, है ना। अब बता बेटा C कितना आया इसमें और A कितना आया, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो कितना होता है ये किसी को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता है ना। जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, दीज आर अनडिटर्मिनेट, है ना बेटा। ये सब किसी को पता नहीं है कि वैल्यू कितनी होगी, है ना बेटा। ये डिटरमाइन करने के लायक नहीं है, ये नहीं मतलब हुआ जी, है ना। इसका मतलब बेटा ये फॉर्मूले है, इस तरीके से इसको नहीं निकाला जा सकता, है ना।
ठीक, तो आइसोथर्मल एक अकेला प्रोसेस है बेटा जिसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। बात समझा? बाकी दुनिया के सारे प्रोसेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। समझा? dq इक्वल टू एन सी डी टी करके तुम आइसोथर्मल में नहीं निकाल सकते। देखा ना क्यों? एक जीरो और एक इन्फिनिटी है, लेकिन बाकी सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। नहीं बेटा, इनडिफाइंड नहीं है वो, इनफाइनाइट है। अनडिफाइंड एंड इनफाइनाइट आर डिफरेंट, है ना? अनडिफाइंड एंड इनफाइनाइट आर डिफरेंट। जैसे कि आसमान में कितने तारे हैं तो इनफाइनाइट है ना, और किसी भिखारी से पूछे तुम्हारे पास कितने फरारी कार है तो बोलेगा अनडिफाइंड, उसके लिए डिफाइंड नहीं है फरारी कार, है ना? उसको पता ही नहीं फरारी क्या होता है। किसका? फिर से बोलो। हाँ, टेम्परेचर। हाँ, एक लाइव एग्जांपल में तुम कह सकते हो गैस एट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। समझते हो मतलब इसका? 100% ह्यूमिडिटी समझते हो? हवा में पढ़ते हो ना कभी, क्या बोलते हैं उसको यार, वेदर का न्यूज आता है ना, आज बोलते हैं आज 95% ह्यूमिडिटी है, आज 40% ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मीन्स एयर में मॉइस्चर कंटेंट, है ना? तो अगर 100% हो गया, है ना, इसका मतलब इस हवा में और मॉइस्चर कैरी करने की क्षमता नहीं है। बात समझा बेटा? जैसे मान लो कमरे में पानी गिर जाता है, सूख जाता है ना, वो सूख गया, इसका मतलब क्या हुआ? मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया उसको, है ना बेटा? अगर किसी कमरे में पानी गिराती जाओ, एक सीमा ऐसा आएगा कि अब उसके बाद फिर सूखेगा नहीं, तो क्या करेंगे? अब गैस क्या हो गया, उसके अंदर की हवा क्या हो गई? 100% मॉइस्चर हो गई, है ना? तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे हीट दोगे ना बेटा तो हल्का टेम्परेचर गिर जाएगा। समझा? है ना? लेकिन ये तो रियल गैस का एग्जांपल हो गया। आइडियल गैस के लिए तुम सोचते हो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। हम सोचते हैं क्या बेटा, दबाएंगे तो बढ़ेगा प्रेशर, है ना? लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि हम खींच के बाहर निकाल रहे हो और फिर ये बढ़ रहा हो प्रेशर। जितने तेजी से हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे उसकी दुगनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ा दो तो हो सकता है। तो पीवीटी का हम कोई भी कर सकते हैं अरेंजमेंट, है ना बेटा? हो गया? देख लिया बच्चा? हीट दे और कूल हो जाए, जिसका मूल्य है कैपेसिटी नेगेटिव आएगा। इंतजार कर ले, एक दो क्वेश्चन करेंगे ऐसा हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर ले। तुम बताएं कंडीशन निकालना कि कैसे प्रोसेस में होगा। अब हो गया ना? चलो क्वेश्चन लिखो। देख बेटा, क्वेश्चन ये है कि सवाल कहता है बेटा हमसे कि 1 मोल हीलियम गैस, 1 मोल हीलियम गैस is at helium gas at temperature 300 केल्विन is at first expanded isobarically। इसको हमने बेटा एक्सपेंड किया आइसोबारिकली टू डबल इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम को हमने दूना कर दिया, ठीक? एंड देन
और उसके बाद एंड देन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या किया, टेम्परेचर इज आल्सो डबल्ड, टेम्परेचर इज फर्दर डबल्ड। ठीक है, तो सवाल पूछता है, पहला सवाल, ड्रॉ रफ पीवी वीटी एंड पीटी डायग्राम। ठीक है बेटा, ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करो, रफली ड्रॉ करो, और ऐसे कि ए से बी से सी यूं दिखाना है ना। दूसरा कहता है बेटा फाइंड फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक, नंबर सी फाइंड टोटल हीट सप्लाइड, टोटल हीट कितना सप्लाई करना पड़ा हमको, बनाओ। प्लीज यूज डार्क मार्कर। ओके, हाँ, हीलियम गैस है बच्चा, हीलियम गैस है। क्वेश्चन को पढ़ दूं फिर से। 1 मोल हीलियम गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन इज एट फर्स्ट, ए फर्स्ट हो गया, एट छूट गया, टी इज एट फर्स्ट expanded isobarically to double its volume, and then in isocoric process temperature is further doubled। आइसोकोरिक प्रेशर फिर टेम्परेचर डबल कर दिया, तो रफली हमको पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम और पी डायग्राम में आना है। दूसरा में कहता है फाइनल टेम्परेचर क्या है, तीसरे में कहता है फाइंड टोटल हीट सप्लाइड क्या है। कर लिया बेटा, दो हुआ अभी, चलो करो।
चलो देखो, देख बेटा, चलो पीवी डायग्राम की बात करें तो पहले हमारा क्या कहा गया बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम डबल करना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए चलो मैंने मान लिया कि शुरुआत का प्रेशर हमारा P है, शुरुआत का प्रेशर P एंड वॉल्यूम भी मान लिया जाए, है ना। मान ले बेटा, ये प्रेशर P और वॉल्यूम भी कहा गया आइसोबारिक प्रोसेस से वॉल्यूम डबल कर लो। आइसोबारिक में वॉल्यूम डबल कर लिया तो चलो वॉल्यूम हमारा हो गया बेटा 2V। अब क्या करना है इसके बाद, अब जाना है कौन से प्रोसेस में, आइसोकोरिक में। टेम्परेचर में डबल करेंगे बेटा, तो टेम्परेचर डबल करेंगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब ऐसे पहुंच जाएंगे हम लोग, यहां पहुंच जाएंगे, बोलो 2P पहुंच जाएंगे प्रेशर। पीवी डायग्राम हो गया, ठीक। ए से गए हम बी पे और बी से गए सी पे। अब चलो बेटा देखा जाए वीटी डायग्राम, वीटी ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में कांस्टेंट प्रेशर कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, ऐसे बेटा, बोलो, है ना। कहोगे देखो पहले था वॉल्यूम V, अब हो गया 2V, पहले था टेम्परेचर T और अब हो गया 2T, ठीक। अब इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में फिर से हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो फिर कितना हो गया बोलो, ये 40 हो गया, ठीक है। अब आया जाए पीटी ग्राफ, तो देख बेटा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ क्या कहेगा, आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा बेटा, बोलो, है ना। वॉल्यूम डबल करेंगे तो टेम्परेचर हमारा डबल हो जाएगा। अब इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यू बनेगा बेटा, और ये हो जाएगा 40 टेम्परेचर, बोलो, ठीक है, समझा ना। तो पहला भी पूछा गया फाइनल टेम्परेचर, हालांकि दिख तो गया है 40 होना चाहिए, फिर भी चलो बनाते हैं। हम कहेंगे पहले था प्रेशर P, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर T था बेटा 300 केल्विन। सबसे पहले गए बेटा हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रेशर तुम कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम को डबल कर लो, बोलो, प्रेशर को कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम डबल कर लो तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा 600 केल्विन। अब इसके बाद कहा गया आइसोकोरिक में जाओ, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू T, बोलो, है ना। अब अगर हो गया P प्रोपोर्शनल टू T, इसमें क्या कहेंगे बोलो, कि वॉल्यूम को डबल कर देंगे ना, ये डबल कर दिया, ये डबल कर दिया तो ये 2V रह गया और प्रेशर 2P हो गया, बोलो, ठीक है। अब अगर हम C में आए तो कहेंगे डेल्टा Q में दो है, एक तो पहले है प्रेशर कांस्टेंट, फिर हमारा है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ कहेंगे NCP डेल्टा T और यहाँ कह देंगे बेटा NCV डेल्टा T, है ना। नंबर ऑफ मोल 1 मोल और गैस हीलियम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, तो कितना हो गया बेटा ये 1 इंटू 5/2R, चेंज इन टेम्परेचर 600 माइनस 300, तो 300 हो गया ना बेटा, ठीक है। अब कहोगे NCV, so 1 CV is 3/2R डेल्टा T, 1200 माइनस 600, ये हो गया बेटा 600, तो 2 से कट गया 150 हो गया बेटा ये, और ये 300 हो गया, तो ये हो गया बेटा 750, 750 प्लस 900 इज 1650 R, इतना जूल। चाहो तो R पुट कर दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
लिख लो बेटा। बनाओ। ln2 का वैल्यू 0.7 पुट कर लेना अगर जरूरत पड़े। हाँ बेटा, हाइड्रोजन है, H2 गैस है,
कर लिया बेटा? देख बेटा, बेटा इसका मतलब यहाँ से बात ग्राफ ऐसा हो जाएगा, बोलो पीछे की तरफ, ठीक है ना? अब देखो बेटा सेकेंड वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ में पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यों ना बेटा बोलो? कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया हमने? वॉल्यूम को डबल कर लिया, देखो, ठीक है? अब इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस, तो फिर से वही वॉल्यूम पे आ गए। तो वीटी ग्राफ का आइसोबारिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो बेटा ग्राफ यहाँ से यूं हो जाएगा, बोलो, ठीक है? फिर देखिए, अगर इसमें बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, वॉल्यूम बढ़ा है तो फिर से घटा होगा ना बेटा? अब इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में हमने देखो वॉल्यूम घटा है, टेम्परेचर भी घटा है ना, देखो तो आइसोबारिक में घटेगा भी टेम्परेचर, ऐसे हो जाएगा, बोलो, बात क्लियर है ना? अब चलो बात करें बच्चे हम टेम्परेचर, तो हालांकि दिख गया ग्राफ में, दिख गई बेटा चीजें हमें, ग्राफ में लिख लिया जाए कि देखते बेटा अगर यहाँ का टेम्परेचर टी है तो यहाँ का भी टी टेम्परेचर है, बोलो, है ना? और हमने देख बेटा वॉल्यूम हाफ कर दिया तो टेम्परेचर भी हाफ हो गया होगा ना? देखिए आइसोबारिक में क्या हो गया, टी प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है? अब आओ डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बेटा बी पार्ट के लिए कहेंगे डेल्टा क्यू आइसोथर्मल प्लस डेल्टा क्यू आइसोबारिक, है ना बेटा? तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा क्यू एनआरटी, सही बात, एनआरटी ln V2 बाई प्लस, इसके लिए बेटा एनसीपी डेल्टा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 2 इंटू आर, टेम्परेचर 300 ln2, बोलो बेटा ln2, यहाँ देखो बेटा नंबर ऑफ मोल 2 सीपी 7/2 आर, लिए मैंने बेटा, तो सीपी होगा 5/2 आर, तो सीपी हो जाएगा सीवी प्लस आर, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल ये इनिशियल ये, क्या कहेंगे, T/2 का मतलब 150 और T मतलब 300, बोलो बेटा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, ये ln2 की वैल्यू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 300, 210 210 इंटू 2 420, so it is 420 आर माइनस बेटा देखो 150, 150 इंटू 7 कितना होता है, 150 इंटू 7 15 से 75 105 1050 आर, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 630 आर। एक बार चेक करो तो कैलकुलेशन सही है सर, कैलकुलेशन
सारा कैलिब्रेशन चेक कर ले बेटा, सही है। साउंड कट, नो कट। हाँ, तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। अब देखा जाए एडियाबेटिक प्रोसेस, तो देख बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या बोलते हैं हम लोग, डी क्यू इक्वल टू जीरो, है ना बेटा। डी क्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, बोलो, कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू जीरो। आता है डेरिवेशन, इसकी नहीं आता, इसके डेरिवेशन आता है पीपी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पढ़े हो केमिस्ट्री में कि नहीं पढ़े हो? पीपी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेशन आता है ना। चलो करना तुम लोग, इसी से होता है ड्राइव बेटा, ये इससे ड्राइव होता है, और आता है पीबी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा। ठीक, या बोल सकते हैं क्या, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा। और क्या आता है, पी टी वन माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा। ठीक, इसके लिए बनाते हो अगर ग्राफ, इसके लिए बनाओगे बेटा ग्राफ, तो इसका पीवी ग्राफ ही सबसे होता है बेटा इंपॉर्टेंट, है ना। पीवी ग्राफ बनेगा बेटा ये ऐसा। तो देख बेटा, हम ये बिल्कुल समझते हैं कि आइसोथर्मल का इक्वेशन डिफरेंट है, पीवी कांस्टेंट, और एडियाबेटिक भी डिफरेंट है, पीवी गामा कांस्टेंट, है ना। ठीक, लेकिन जब डायग्राम बना रहेगा ऐसा, तो इसको देख करके पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबेटिक है, क्योंकि दोनों का नेचर दिख रहा है कैसा, है ना बेटा। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज कौन सी है, तो कहेंगे स्लोप, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, इस वाले पॉइंट पे, है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा हम लोग, अब बोलते हैं एंगल ये थीटा। तो क्या बोलेंगे बेटा, इसका स्लोप होगा डीपी अपॉन डीवी, है ना बेटा। तो देख, तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट को मैंने मान लिया के, तो पी क्या हो गया, के अपॉन वी का पावर गामा, है ना रे। तो हो गया डी बाई डीवी ऑफ के अपॉन वी का पावर गामा, है ना बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस गामा के अपॉन वी का पावर गामा प्लस वन, ठीक है। एंड दैट कांस्टेंट वाज के, फिर के को पुट कर देंगे पीबी का पावर गामा, फिर इसको पुट करेंगे बेटा, तो आ जाएगा डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू माइनस गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीपी अपॉन डीवी फॉर एडियाबेटिक is equal to gamma times dp upon dv of isothermal। बोलो बेटा, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल का गामा टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि माइनस पी बाई वी किसका आया था ना। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, इस तरह से पहचान सकते हैं हम लोग बेटा, है ना। ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि तुम याद रहेगा नहीं, एंड टाइम भूल जाओगे, है ना। याद करने का आसान तरीका है इसका, देख, जैसे कि मान ले, अगर मैं कहूं P और ये V,
है ना बेटा? तो बोलो ये लाइन कैसा है, कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। इसका मतलब प्रेशर P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसे बोल सकते हो पी बी का पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट? बोल सकते हो बेटा, है ना? और यहाँ से ऐसे बनाते हैं बेटा, तो कहोगे आइसोथर्मल प्रोसेस पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? जैसे से पावर बढ़ता जाएगा ग्राफ वैसे वैसे नीचे आएगा, है ना? तो पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट और नीचे होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना? कितनी होती है? तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f। गामा के बहुत सारे वर्जन है, याद रखना काम आएगा। Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, ठीक है ना? Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है बेटा? तो देखो 1 प्लस 2/f दिख रहा है ना? f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी ना? तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पावर 1 से ऊपर हो गया तो ग्राफ नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। ऐसे याद रह जाएगा तुम लोग को कि पावर बढ़ता जाएगा ग्राफ नीचे आता जाएगा। ठीक है बेटा? कभी तुम्हें अगर किसी केस में निकालना पड़े गामा फॉर मिक्सचर, है ना बेटा? गामा ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? 2 या 3 गैस आपस में मिक्स हुई हो, है ना? 2 या 3 गैस आपस में मिक्स की रहेंगी बेटा, तो गामा इक्वल टू N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाई N1 प्लस N2, है ना? ये फॉर्मूला लिखा होता है बहुत जगह पे, लेकिन ये गलत है, मिसकंसेप्शन है। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, समझा? ये फॉर्मूला सही तभी बैठेगा जब दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम हो, हमेशा ही नहीं बैठेगा। ठीक है? तो जनरल तरीका क्या है देखो, जनरल तरीका इसका ये है, गामा इक्वल टू N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइड बाई N1Cp1 प्लस N2Cp2। ये फॉर्मूला है गामा फॉर मिक्सचर का, समझा? अगर 3 गैस मिक्स रहेगी तो N1Cp1 प्लस N2Cp2 प्लस N3Cp3 कर लेंगे। बोलो ठीक है? के लिए अब क्या है बेटा, ये गैस अगर है एडियाबेटिक है बेटा, अगर तो एडियाबेटिक अगर है तो हीट एक्सचेंज कितना होगा बोलो? 0 ना बेटा, है ना? ठीक, लेकिन टेम्परेचर तो किया है ना बेटा, बोलो? टेम्परेचर हमारा बदला है ना? तो टेम्परेचर अगर बदला है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज तो हुआ है बेटा, बोलो हुआ है ना? ठीक, और डेल्टा क्यू तो 0 है, इसका मतलब इसका जो वर्क डन है, इसका जो वर्क डन है W, ये माइनस डेल्टा यू है, बोलो ठीक है ना? अगर हम एडियाबेटिक का निकालते हो मोलर हीट कैपेसिटी, है ना बेटा? तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिखेंगे? C इक्वल टू 1 बाई एन डी क्यू बाई डी टी में Q कांस्टेंट। अगर Q कांस्टेंट है बेटा तो CQ हो गया, और Q कांस्टेंट है तो DQ 0 हो गया, DQ 0 है तो 0 हो गया। एडियाबेटिक का मोलर हीट कैपेसिटी 0। लिख लो, बोलो था ना कल, DQ बराबर DU प्लस DW बराबर 0। हाँ क्यों बेटा? देखो तो प्रेशर की कॉपी कॉपी देखो पीछे क्या था, फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स। तू क्लास आया था? तू आया था कल क्लास ना?
कॉपी में क्या लिखे हो? नहीं मिल रहा है। अच्छा मैं आता हूँ, ढूंढता हूँ तुम्हारी कॉपी में। लिखे हो ना, ये 0 है, ये प्लस ये बराबर 0। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऋषभ बोलो। सर वो गामा क्या लिखे, 1+2/f की 3/f? 2 है बेटा, 2 1+2/f, f डिग्री ऑफ ठीक, फ्रीडम है। हाँ सर ठीक, थैंक यू। आलोक बोलो बेटा। सर जो पी वी रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट है, ये सब सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ना? फिर से बोलना ये वाला। यस सर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ना सिर्फ? हाँ रिवर्सिबल के लिए है। सर इरिवर्सल नहीं होगा ना इसमें? किसमें? नहीं सर, इतना ही पूछना था बस। अच्छा ओके। राज आर्यन बोलो भाई। सर वो क्या लिखे उधर, गामा फॉर मिक्सचर जो बॉक्स में बंद के दिख नहीं रहा, N1CB1 प्लस N1CP1 N1CP1 प्लस N2CP2। सर थोड़ा बड़ा बड़ा थोड़ा लिखिएगा। अच्छा ठीक है, आगे से बड़ा लिखेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, 1 मोल हीलियम का और 2 मोल हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दिए, तो इस मिक्सचर के लिए गामा क्या होगा? निकालो। लिख लिया बेटा? क्या आंसर आया बोलो? 90 19/13। चलो हम भी देखे बेटा। तो देखो, तो हीलियम गैस ये हो गया बेटा मोनो एटॉमिक ना। मोनो एटॉमिक का कितना होगा सीवी? सीवी होगा 3/2R, तो सीपी हो जाएगा बेटा 5/2R, है ना। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा बेटा? सीवी हो जाएगा 5/2R और सीपी हो जाएगा 7/2R। अब फॉर्मूला बेटा, गामा मिक्सचर इक्वल टू N1
N1 हो गया 1 मोल, N1 CP1, तो 5/2R प्लस N2 CP2 डिवाइड बाई N1 CB1 प्लस N2 CB2। बोलो बेटा, सबका R/2 कैंसिल, सब में R/2 कैंसिल कर लो, तो कितना आ गया बेटा हमारा ऊपर में 5 और प्लस 14, ये हो गया 19 डिवाइड बाई, ये हो गया 3, ये हो गया 10, तो 19/13। ठीक है, ठीक है बेटा। एडियाबेटिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम की डबल किया हमने, तो प्रेशर इतना गुना घट गया, घट गया मतलब डिवाइड हो गया, है ना। तो कहते बताओ ऑक्सीजन और हीलियम के मोल का रेशियो क्या है। ठीक है, गामा, गामा एक रेशियो है सीपी और सीबी का। मतलब किसी गैस को गर्म कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और कांस्टेंट प्रेशर में बढ़ाए टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इन दोनों हीट का जो रेशियो होगा वही बताता है गामा, है ना। आइसोबारिक और आइसोकोरिक में जो हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर का जो रेशियो है बेटा, ये बतलाता है गामा। ठीक है, बच्चा आवाज अगर नहीं आ रही किसी को तो बेटा रिकनेक्टो मीटिंग को, कि 2-3 बच्चों से बात करी ना मैंने, बात हुई ना। रिकनेक्ट करो। वन इज टू वन। तो देखो बेटा कैसा है प्रोसेस, एडियाबेटिक है ना। तो क्या होना चाहिए, पीबी का पावर गामा इज कांस्टेंट, बोलो
ये होना चाहिए ना बेटा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, P इनिशियल V इनिशियल का पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल B फाइनल का पावर गामा, है ना बेटा। क्या कहा गया, प्रेशर डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2√2। कब, जब वॉल्यूम को डबल कर दिया। इसका मतलब फाइनली जो प्रेशर हो गया ये हो गया P/2√2। बोलो बेटा, कब हुआ ऐसा, जब फाइनल वॉल्यूम हमने डबल कर दिया। बोलो बेटा, है ना। अब यहां देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये भी टर्म कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या आ रहा है बेटा हमारा, 1 इज इक्वल टू 2 गामा बाई 2√2। इसका मतलब 2 का पावर गामा इज 2 का पावर 3/2। इसका मतलब गामा इज 3/2। बोलो, ठीक है। मिक्सचर ये गामा कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है ना, ठीक है बेटा। तो हमको नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालना है। फिर से वैसे ही एक डायटोमिक है और एक मोनोएटोमिक है ना। तो गामा मिक्सचर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, N1 CP1। इसके लिए CP1 7/2R प्लस N2 CP2 N2 इंटू 5/2R डिवाइड बाई N1 CB1 प्लस N2 CB2। बोलो बेटा, शुड बी इक्वल टू 3/2। अब इसमें N1 अपन N2 निकालना है, निकल सकता है ना। 1:1 आएगा आंसर। अच्छा बेटा, मान लो एक सवाल ऐसा है, इफ dq इक्वल टू 4du, है ना, फॉर helium gas, find molar heat capacity of gas। बनाओ तो। बना, अरे बहुत सिंपल है, 6 आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सिंपल बेटा, देखो dq बराबर 4du ना। तो dq क्या होता है, NCDT। dq NCDT और du क्या होता है, NCVDT। बोलो, है ना। तो लो NDT कट गया, तो कितना हो गया, C बराबर 4CV। और हीलियम गैस है तो कितना होगा, CV 3/2R। तो हो गया ना बेटा 6R। ठीक है ना, ठीक। अब बनाओ, बोलो 10R। 10R देखते हैं।
फिर से वही लगाएंगे तो बेटा तरीका हम लोग, है ना, कहेंगे देखो डी क्यू कितना होना चाहिए, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना बेटा, डी डब्ल्यू है 4 डी यू, इसका मतलब कितना हो गया बोलो, ये 5 डी यू, है ना बेटा। ये किससे हो गया, एन सी डी टी, तो ये हो गया 5 एन सी बी डी टी, इसका मतलब C इक्वल टू 5 सी बी। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस लिए कितना बेटा 5/2R, कितना हो जाएगा बोलो 25/2R, है ना, ठीक। तो हम लोगों ने 4 थर्मोडायनेमिक देखे प्रोसेस, उन चारों में कुछ ना कुछ चीज कांस्टेंट था, जैसे कि आइसोकोरिक के वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक के प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर बोलो कांस्टेंट, या कहो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, एक ही बात है ना। एडियाबेटिक में कह दिया बेटा हमने क्या, क्यू कांस्टेंट, है ना बेटा। लेकिन ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज कांस्टेंट ना हो, बोलो बेटा, है कि नहीं। अब देख बच्चा, स्पेशल प्रोसेस, स्पेशल प्रोसेस देखा जाए, सबसे पहले मैंने कहा बेटा फ्री एक्सपेंशन, पहला हमारा प्रोसेस है बेटा फ्री एक्सपेंशन, है ना। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे इसका मतलब होता है एक्सपेंशन विदाउट बाउंड्री, समझा बेटा, बिना बाउंड्री का एक्सपेंशन। जैसे कि मान लो एक हाई प्रेशर पे गैस लेके आए बोतल में और बोतल फोड़ दें, है ना बेटा, तो मान लिया जाए 1 लीटर का वॉल्यूम था बता बोतल का ना, तो वॉल्यूम जो था कितना 1 लीटर, उसी में गैस भरी हुई थी। जैसे ही बोतल फूटेगी बेटा पूरी गैस इस पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो अगर पहले था बेटा वॉल्यूम 1 लीटर और मान लेते हैं कमरे का वॉल्यूम हमारा है मान लेते हैं 10,000 लीटर, है ना, तो 1 लीटर से 10,000 लीटर में गैस आ गई। लेकिन क्या बीच में 10 लीटर आया वॉल्यूम, नहीं आया। 20 लीटर आया, नहीं आया। डायरेक्ट क्या हो गया 1 से 10,000। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्री एक्सपेंशन, है ना। कोई गैस के सिलेंडर स्पेस में ले आकर के खोल दे, गैस बाहर निकलती जाएगी, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, गैस लगातार फैलती ही जाएगी, है ना बच्चा। तो कहेंगे बाउंड्री यहाँ पे है नहीं। फिर याद आया जब बाउंड्री नहीं है ना, तो फिर प्रेशर भी डिफाइन नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रेशर हमने क्या कहा था, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब तो कंटेनर ही नहीं है तो प्रेशर डिफाइन नहीं, वॉल्यूम डिफाइन नहीं। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बोलो बेटा, है ना। हाँ, टेम्परेचर का संबंध तो था काइनेटिक एनर्जी से, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो तो कांस्टेंट रहेगी। सिलेंडर से जो एक मॉलिक्यूल बाहर निकला v स्पीड से, उसी स्पीड से आगे ट्रेवल करता रहेगा, क्योंकि बीच में कहीं कोई कोलिजन नहीं होगा, तो स्पीड नहीं बदलेगी। तो सिर्फ एक ही बात बोल सकते हो कि टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा, है ना। लेकिन बच्चा ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, समझा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे बेटा, एक्सपेंशन विदाउट अ बाउंड्री में चूंकि बाउंड्री डिफाइन नहीं है तो बर्डन 0, है ना बेटा, ठीक है ना। हम बोलेंगे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो डी यू 0, और अगर दोनों 0 है तो फिर डी क्यू भी 0, बोलो बेटा, बात समझा, है ना। यह हम एक ही बात बोल सकते हैं बेटा कि P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, बात समझे बेटा। लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं है, ध्यान रहे, इट इज नॉट आइसोथर्मल, समझे बात को, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में से मान लो कभी ऐसा कहे तुमसे कि एक कंटेनर है, उसके 2 हिस्से कर दिए मैंने, 2 हिस्से कर दिए, है ना बेटा। 10 लीटर का एक डब्बा था बेटा, 2 बराबर हिस्से कर दिए, 5-5 लीटर कर दिया मैंने। अब
एक तरफ कर दिया वैक्यूम और दूसरी तरफ भर दी गैस, है ना बेटा। अब बोलेगा बताओ किसी भी कारणों से जो बीच की वॉल थी, मेम्ब्रेन थी, वो टूट गई तो गैस पूरे भर जाएगा, बोलो बेटा, है ना। तो अब देखो 5 लीटर से वॉल्यूम हो जाएगा 10 लीटर, लेकिन बीच में 6 लीटर 7 लीटर आया क्या? नहीं ना, डायरेक्ट 5 to 10, है ना। तो पहले अगर प्रेशर P था तो अब कितना प्रेशर, तो कहेंगे T कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम तो बढ़ा, वॉल्यूम तो बढ़ा, बट दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉट एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन नहीं है। एक्सपेंशन मींस व्हाट, बाउंड्रीज को धकेलते हुए बाहर जाए, वो कहलाएगा एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन नहीं है, ये फ्री एक्सपेंशन है। बात समझ में आई बेटा? जो अब तक हम लोग एक्सपेंशन कहते आए वो क्या था कि गैस के प्रेशर ने बाउंड्री को धकेला और धकेलता हुआ दूर ले गया तो वर्क डन हुआ। अब बाउंड्री नहीं है तो वर्क डन नहीं, ठीक है क्या? ये है मतलब, ये कुछ और नहीं है। क्लियर है ना? ये किस से कंपेयर मत करो, है ना। ये चारों स्टैंडर्ड में से कोई नहीं, ये 5वां प्रोसेस है, ठीक है। बाहर का प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाहर ओवर देयर? बाहर का मतलब क्या? मतलब पहले जिस बाउंड्री में था, हाँ, उसके रेस्पेक्ट में कह सकते हो। बाहर हमारा वॉल्यूम, बाहर गैस वैक्यूम मानेंगे, तभी ना कहेंगे फ्री। अगर प्रेशर लोगे तो क्या होगा, बाहर वाला भी अपोज करेगा ना। दूसरा हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पॉली का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा ना। पॉली का मतलब बहुत सारा और ट्रॉपिक का मतलब प्रॉपर्टी, है ना बेटा। पॉलीट्रॉपिक मतलब जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ वेरी करे, है ना बेटा। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा मान लिया प्रोसेस पीवी का पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। अब तक तुमने जितने सारे प्रोसेस कहे सब के लिए कोई वजह थी। जैसे कहा आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो P प्रोपोर्शनल टू T है, करेक्ट। आइसोबारिक है, P कांस्टेंट है इसलिए V प्रोपोर्शनल टू T है। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट है। हर लॉ के लिए कोई ना कोई लॉजिक था, है ना बेटा। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, माना हुआ ऐसा। बात समझे बच्चा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी का पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। x क्या है तो कहेंगे x कुछ भी हो सकता है, जो तुमको पसंद हो चुन लो, ठीक है। मतलब अगर किसी को पसंद आ गया 0 तो ये क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। किसी को अच्छा लग गया 1 तो आइसोथर्मल। कोई बोल देगा हमको गामा पसंद है तो एडियाबेटिक। मतलब इसको हम कुछ भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ भी बना सकते हैं, सब कुछ नहीं बना सकते। बात समझे ना? जो तुम पढ़े हो 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस वो चारों बन सकते हैं बेटा इससे, है ना। लेकिन बच्चा उन चारों के अलावे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, है ना। जैसे कि मान लो मैं बोलूं P बराबर A V स्क्वायर प्लस BV, बोलो तो क्या ये प्रोसेस नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ये चारों में से कोई नहीं है कि नहीं? और ये भी नहीं है। कुछ भी कर लो, इसको वैसा कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया ना बेटा? ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल एक प्रोसेस समझो, है ना। ये कोई स्पेशल नहीं है, ये चारों स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए एक जनरल प्रोसेस बनाया हुआ है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि इसको पढ़ लेंगे तो दुनिया का सारा प्रोसेस खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो पीबी का पावर x में x कुछ भी हो सकता है, x में बी 1, है ना, x में बी गामा, है ना, x में बी इंफिनिटी, है ना। अगर 0 पुट कर दिया तो क्या हो गया, ये आइसोबारिक हो गया, है ना बेटा। 1 पुट कर तो क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया। अगर गामा पुट कर दिए तो एडियाबेटिक हो जाएगा। इन्फिनिटी कर दोगे तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा, समझा? ठीक है। इस प्रोसेस के लिए कोई ग्राफ नहीं हो सकता
क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है ना। इसके लिए अगर कहा जाए बेटा वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला है ना, तो वैसे ही निकालेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, है ना। इसको पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आएगा NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा U बोलना अगर मुझे होगा तो वही बोलेंगे NCV डेल्टा T, है ना बेटा। डेल्टा Q बोलना होगा तो डेल U प्लस W कर देंगे, बोलो बेटा, है ना। इसके लिए अगर मुझे चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी, अगर मुझे इसके लिए चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। C बराबर क्या था बोलो, F/2R प्लस P/N dV अपॉन dt था ना बेटा, बोलो, है ना। इसी वाले से सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, C बराबर CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स, बोलो बेटा, ठीक है। बात समझ में आई, फटाफट लिख लो। U0 कैसे हुआ था इसे बेटा, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कंटेनर में से जो भी मॉलिक्यूल निकला वो उसी स्पीड से आगे कंटिन्यू करता रहा, यही हुआ फ्री एक्सपेंशन में। तो किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली, इसलिए डेल्टा U0। अब चलो डिस्कस करें, अभी क्या करना है बताओ डिस्कस। साउंड कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 1 निकालो। निकालो एक्सरसाइज 1 में कैलोरीमेट्री में सेक्शन ए, ये क्या लिख रहा है, साउंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, पूरा नहीं हुआ अभी, पुलूसी करें डिस्कस। तो वही कर लेते हैं पहले बेटा, फिर चलो निकालो साउंड वेव। साउंड वेव निकालो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, कहां तक कर लिए थे बेटा बोलो, कहां तक कर लिए थे, 5th तक हुआ था। चलो आगे बोलो फिर साउंड में। शिवम लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखो बेटा 8 नंबर में साउंड के क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चा 8 नंबर में 8 कहता है बेटा ए स्टैंडिंग वेव xi इक्वल टू a sin kx cos ओमेगा t। देख बेटा xi इक्वल टू a sin kx into cos omega t in a homogeneous rod and cross section area S and density rho. The total mechanical energy confined between the sections corresponding to the adjacent nodes is, कहता है बेटा adjacent nodes, एक रॉड होगा ऐसा,
है ना, यहाँ नोड और यहाँ नोड के बीच में इसमें कितनी एनर्जी होगी। तो बच्चा एक क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन वही है जो स्ट्रिंग वेव में सवाल किया तुमने था कि ये हमारा एक लूप में ऑसिलेट कर रहा है, एक्सरसाइज 3 का आया हुआ सवाल, इसमें कितनी एनर्जी होगी। कैसे बताया था इसमें कि एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट पे यहाँ लिख लो इसकी काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिखोगे, इसकी स्पीड ए ओमेगा, ये है इसका एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, उसकी स्पीड हो गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डी के हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर, उसको फिर यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करने को बोला था बेटा। वही सेम सवाल ये भी है, आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 15, 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। 10 में 10 कहता है टू नैरो cylindrical pipes A and B have the same length. Pipe A open at both ends and is filled with a monoatomic gas of molar mass Ma। कहता है बेटा दो पतले पतले पाइप मान लो, ठीक है बेटा। A and B दोनों की लंबाई सेम है, दोनों की लंबाई सेम है। is filled with monoatomic gas of molar mass Ma। A हमारा दोनों तरफ, pipe A is open at both ends and filled with a monoatomic gas of mass Ma। B हमारा है एक एंड खुला हुआ एक एंड बंद। ये डायटोमिक गैस है बेटा, मोलर मास Mb। ये पाइप A हो गया और ये पाइप B हो गया। Now if open end of pipe is also closed, अच्छा रखा भाई, given the frequency of second harmonic of the fundamental mode in pipe A is equal to frequency of third harmonic of the fundamental mode in pipe B। तो देख बेटा इसका कहा है कौन सा, सेकंड हार्मोनिक, क्या होगा बोलो, V by L। तो इसका V by L कितना हो जाएगा A वाले के लिए, तो कहेंगे बेटा 1 by L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT by M। मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा कितना होगा इसका, Cp अपॉन Cb 5/3 RT by Ma इज इक्वल टू कुछ नहीं, ये इसका फ्रीक्वेंसी हुआ। अब बी का क्या कहता है, बी का कहता है बेटा थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्या हो गया रे, 3/4L इसका वेलोसिटी रूट ओवर गामा RT by M। इसमें बच्चा डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए गामा RT by M, गामा हो गया 7/5 RT by M MB। बोल बेटा दोनों के मोलर मास का रेशियो निकल जाएगा, दोनों के मोलर मास का रेशियो निकल जाएगा। अब सवाल कहता है नाउ इफ ओपन द पाइप इज आल्सो क्लोज्ड, अब इसको भी क्लोज कर दो। अब कहता है देन द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन पाइप ए टू दैट इन बी इज इक्वल टू। कहता है अब बताओ कि इनके फंडामेंटल का रेशियो क्या होगा अगर दोनों क्लोज कर देंगे। अगर दोनों क्लोज कर देगा बेटा तो दोनों के फंडामेंटल का रेशियो पूछा है ना बेटा, तो दोनों के फंडामेंटल का रेशियो एफ ए बाई एफ बी। बोलो बी बाई 4L दोनों की लंबाई बराबर, दोनों की लंबाई बराबर का मतलब क्या हुआ रे, बी ए बाई बी बी। इसका मतलब बी ए स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई एम ए इंटू स्क्वायर रूट बी बी उल्टा करो एम बी बाई 7/5 RT। अब यहां से एम एम बी का रेशियो निकाल के वहां पुट करो, ठीक है। अब देख बेटा 11 नंबर सवाल कहता है बेटा कि इन द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के एक्सपेरिमेंट में रेजोनेंस एयर कॉलम मेथड में द लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन द फंडामेंटल मोड विद ए ट्यूनिंग फॉर्क इज 0.1 मीटर। तो बोल बेटा फंडामेंटल मोड में कितनी लंबाई होती है, λ/4। ये दिया है 0.1 मीटर, इसका मतलब 0.1 प्लस एंड करेक्शन, ठीक। अब कहता है when this length is changed to 0.35 meter the same tuning fork resonates in first overtone। बोलो बेटा फर्स्ट ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक इज 3λ/4 बराबर। अब दिया 0.35 प्लस ई, तो सवाल पूछा है कैलकुलेट एंड करेक्शन, दोनों को डिवाइड कर लो ई निकल जाएगा।
ठीक है, और लिखा है 13 देख बेटा, कहता है ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स ए टनल इन ए ह्यूज माउंटेन विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड साउंड्स इट्स व्हिसिल। कहता है बेटा एक ट्रेन मान लो, एक ट्रेन है बेटा जो कि 12 मीटर पर सेकेंड से जा रही है बेटा, है ना, किधर जा रही है, एक टनल में जा रही है ना। ड्राइवर हियर्स 6 बीट्स पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है, तो विजिल की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा। तो देखो तो जो ड्राइवर है दो सुनेगा फ्रीक्वेंसी बेटा, एक सुनेगा डायरेक्ट, है ना, और एक सुनेगा रिफ्लेक्शन के बाद, बोलो, है ना। तो बता बेटा रिफ्लेक्शन के बाद जो सुनेगा ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि देखो पास जा रहा है ना, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी यहाँ से ज्यादा होगी, बोलो। और फिर देखो इसके पास ये जा रहा है तो और बढ़ेगी ना बेटा, तो जी यहाँ फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी, वो क्या पहुंचेगी, तो कहेंगे सोर्स पास जा रहा है, सोर्स पास जा रहा है इसका मतलब एफ इंटू बी बाई वी माइनस वी एस, बोलो बेटा, इंटू, अब जब लौटेगी तो अब ये सोर्स ये हो गया सोर्स रेस्ट में, और ऑब्जर्वर इसके पास जा रहा है, क्या लिखोगे, फिर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, तो 332 प्लस 12 डिवाइड बाई 332, बोलो, ये सुनेगा फ्रीक्वेंसी। और एक जो डायरेक्ट सुनेगा खुद हॉर्न बजा करके, वो सुनेगा बेटा एक्चुअल, तो माइनस एफ। और कहता है इन दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, तो एफ की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहा था रे, 15-16, देखो 15 में सवाल नंबर 15 क्या कहता है, देख बेटा 15 कहता है ए सोर्स एस इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। कहता है बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये हो गई बच्चा 300 हर्ट्ज। अब कहता है फिक्स्ड ऑन ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पे फिक्स कर दिया सोर्स को, विच इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ ए स्प्रिंग एस ए एज शोन इन द फिगर, द डिटेक्टर डी फिक्स्ड ऑन द ब्लॉक बी attached to free end of the spring SB detect the sound. The block A and B are simultaneously displaced each other through a distance of 2 meter and then left to vibrate. Product of maximum and minimum frequency of sound detected by D is इतना, तो find K। अरे बच्चा देखो कहता है यहाँ मान ले सोर्स और यहाँ बेटा ऑब्जर्वर, है ना, ये दोनों को हमने क्या किया एक स्प्रिंग मास सिस्टम में डाल दिया, है ना। तो देख बेटा ये भी ऑसिलेट करेगा और ये भी ऑसिलेट करेगा, बोलो करेगा ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनेगा, बोलो, अरे बोलो, जब दोनों पास आएगा। और मिनिमम कब सुनेगा, जब दोनों दूर जाएगा मैक्सिमम स्पीड से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। एक बार दोनों दूर जा रहा है, एक बार दोनों पास जा रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसी निकालना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है बेटा, है ना, किया सकता है सवाल ये। अब देख बच्चा 16 में 16 कहता है बेटा सवाल की two vehicles A and B are moving towards each other with the same speed 25 मीटर पर सेकेंड। दो व्हीकल है बेटा, एक A और B, दोनों पास जा रहा है, एक दूसरे के पास जा रहा है, दोनों की स्पीड सेम 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। अब कहता है दे ब्लो हॉर्न, दोनों हॉर्न बजाया सेम फ्रीक्वेंसी का 550 हर्ट्ज का, दोनों बजाया हॉर्न 550 हर्ट्ज का दोनों, ओके। व्हाट इज विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए। ए के डायरेक्शन में ही चल रहा है बेटा विंड, ए के डायरेक्शन में ही चल रहा है विंड, ठीक है। विंड की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, विंड की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है द ड्राइवर ऑफ व्हीकल ए hears the sound of horn blown by B and the sound of horn
of its own vehicle, and after reflection from B, difference in wavelength of both sound received by A is 5 by P. सुन बेटा, कहता है the driver of vehicle A hears the sound of horn blown by vehicle B and the sound of his own horn on vehicle after reflection from B. ठीक है बेटा, देखो ये जो बच्चा है ये दो तरह का साउंड सुन रहा है, एक जो कि B इमिट करके इसके पास आया, तो B की इमिट करके इसके पास आया बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, बोलो F1 इक्वल टू इसके पास क्या पहुंचेगा, तो कहेंगे 550 हो गया बेटा ओरिजिनल, 550 हो गया ओरिजिनल इनटू सोर्स पास जा रहा है, ऑब्जर्वर भी पास जा रहा है, लेकिन देख बेटा साउंड इधर आ रहा है और हवा ऐसे चल रही है, अपोजिट है ना, तो साउंड की स्पीड क्या दिया देखो तो 320 कितना है साउंड की स्पीड, साउंड 320, तो कितना हो गया बेटा 320 माइनस 20, और ये इसके पास जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे प्लस 25 डिवाइड बाई 320 माइनस 20, ये भी पास जा रहा है तो फिर माइनस 25, बोलो बेटा ये हो गया F1। ठीक, अब बताओ इसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी बोलेगा, साउंड की स्पीड 320 माइनस 20 और ये जा रहा है 25 से, तो क्या हुआ 320 माइनस 20 प्लस 25, तो लैम्डा 1 निकल गया, बोलो निकालना क्या था इसमें, अच्छा डिफरेंस ऑफ, ठीक है लैम्डा 1 निकल गया। अब देखो ये ऑब्जर्व बेटा एक और तरह का सुन रहा है फ्रीक्वेंसी, एक और कौन सा है देखो, एक और हमारा ये है बेटा कि ये खुद का साउंड इसके पास से रिफ्लेक्ट होकर के आए इसके पास, ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्ट होके आने के लिए क्या बोलेंगे F2, कितना सुनो, पहले यहां पहुंचने की बात करें तो साउंड आगे जा रहा है, विंड भी आगे चल रहा है, तो ऐड होगा, क्या लिखोगे 550 इंटू 320 प्लस 20 है ना, दोनों पास जा रहा है, दोनों इंक्रीज करेगा, तो प्लस 25, यहां 320 प्लस 20 माइनस 25, बोलो बेटा ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो यहां पहुंचा। अब ये साउंड रिफ्लेक्ट होगा वापस इस रिफ्लेक्शन के लिए, अब देखो साउंड का और विंड का अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर इनटू 320 माइनस 20 है ना बेटा प्लस 25 डिवाइड बाई 320 माइनस 20 माइनस 25, बोलो बेटा दोनों पास आ रहा है। अब निकल गया बेटा F2, अब निकालेंगे V2, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना, फिर से वही 320, विंड उल्टा है तो माइनस 20, साउंड ऑब्जर्वर दोनों जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। अब निकल गया लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2, दोनों का डिफरेंस निकालना है बच्चा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का मॉडुलस। ठीक, तो साउंड में इतना ही था बेटे, और भी क्वेश्चन इसमें है, 17-18 भी है, ये कोई लिखा नहीं है अब तक, शाबाश। तो खत्म हो गया साउंड मान लिया जाए, हाँ तो कैलोरीमेट्री कंप्लीट करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज 1 पूरा करना है और 2 का पार्ट 1 करना है, ठीक है चलो।